तो अंटिल नाउ हमने जो हमारे पास आपके अरिथमियास थे, वो अरिथमियास को हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके थे। तो इसकी आपने अगर कुछ लोगों का लेक्चर रह गया होगा स्टूडेंट का, तो दोबारा आपने सुनना। देखो ये अरिथमिया को इतने सिंपल नहीं होते। इनको आप जब बार बार पढ़ोगे ना जाके, फिर आपको इंशाल्लाह हर चीज, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको पता चल गया। अब आपके ऊपर है कि आपने इसको याद कैसे करना है, आपने इसको समझना कैसे, ठीक है। और मैं आपको अरिथमिया वाला जरूर एक दफा रिकमेंड करूंगा कि वो एक दो दफा दोबारा वीडियो जरूर देखें जाकर। देखिए यहाँ पे। क्योंकि उस टाइम पे क्या क्योंकि होता है कि यार क्या कर रहे हो, हेलो। क्योंकि उस टाइम अफ्तारी के बाद वाले जो बच्चे आते हैं ना, वो बाजू का किसी का जो टाइम जोन का प्रॉब्लम होता है, वो 9 बजे उधर 12 1 बज रहे होते हैं, तो उस टाइम उसको हो सकता है कुछ चीजें ना समझ आई। क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की थी। तो इसलिए हमने उस टॉपिक को ना छोड़ना नहीं है। उसको आपने दोबारा फिर जाके जरूर करना, अगर ना समझ आएगी तो आपने फिर मेरे से पूछना, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक है आज। तो उम्मीद है कि हमें 20 25 या 30 मिनट में आपको तंग करूंगा, ज्यादा तंग नहीं करूंगा। तो इस तरह हमारा ये वाला जो अरिथमिया वाला है, इससे हमारी जान छूट जाएगी, ठीक है। कल से फिर हम जो हार्ट ब्लॉक्स वगैरह आगे, मेरे ख्याल में आगे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे पास डिफिकल्ट है। आगे सीधे सीधे टॉपिक्स हैं। हमारे पास ये हार्ट ब्लॉक होगा, कार्डियोमायोपैथी होगी, हार्ट, उसके बाद हार्ट फेलियर होगा, एंडोकार्डाइटिस, इसके बाद आ जाएगा रोमैटिक हार्ट डिजीज आ जाएंगी। उसके बाद रोमैटिक हार्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ गया, मायोकार्डाइटिस आ जाएगा। तो बात बताने का मकसद है, आगे हमारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सिंपल। हाँ, उनके अंदर जो कंसेप्ट होंगे उनको सिर्फ हमने ना रिलेट करना सीखना है कि हार्ट फेलियर कैसे हमारे पास दूसरी सिस्टम्स के साथ रिलेट होता है, या बॉडी के ऊपर उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उनके हम रिलेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। जो ये वाले आपके टॉपिक्स होते हैं, अरिथमिया वाला, टेकी अरिथमिया हो गया, हमारे पास ब्रेडी अरिथमिया हो गया, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। जैसे मर्मर्स ट्रिकी थे ना, तो उनको याद रखना और समझना, दोनों दोनों हमारे लिए चैलेंजेस थे। इसी तरह अरिथमिया के अंदर भी हमारे पास दो चैलेंज है। एक तो हमने इसको समझना होता है, क्योंकि हर अरिथमिया के अंदर एक नई कहानी खुल रही होती है। और फिर उस कहानी को जब आप बार बार पढ़ोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं जी हमारे पास, और दूसरा इसका पता है असल में रीजन, मैं आपको अगर सीधी बात बताऊं ना, तो ये हमारे पास अरिथमियाज होते हैं ना, इनकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को। क्योंकि इनकी जो पैथोफिजियोलॉजी ना, कि वो चीज डेवलप कैसे होती है। अब उसमें से कुछ अरिथमियाज होते हैं जिनकी वो पैथोफिजियोलॉजी डिस्कवर होती है, कुछ होते हैं उनकी डिस्कवर ही नहीं होती। उनकी वो सिम्टोमेटिक होता है, या हमारे पास ईसीजी चेंजेस आती हैं, तो वो पैथोफिजियोलॉजी की वजह से ना स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की थी काफी ज्यादा, मतलब कि फर्स्ट एड से बाहर जाके भी चीजों को ऐड करके ना, ताकि हमें वो जो पैथोफिजियोलॉजी ने कोई भी अरिथमिया डेवलप कैसे होता है, वो हमने उसको काफी हद तक कवर अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज हेरिडिटरी चैनलोपैथी, ठीक है जी। तो जहां पर लिख देते हैं ना हेरिडिटरी, वहां पर हमारे काफी ज्यादा जो मसले होते हैं ना, वो हल हो जाते हैं। अब जिस जिस जगह पर जेनेटिक या हेरिडिटी लिखा जाए ना, इसका मतलब यार कि उस बंदे के अंदर जीन्स के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन आएगी, और वो म्यूटेशन उसको अपने पीछे से पेरेंट्स से मिल रही होगी। क्या मैंने कहा कि जहां पर वर्ड जेनेटिक्स का लिखा जाए, इनहेरिटेंस का लिखा जाए, हेरिडिटरी का लिखा जाए, और उसके अंदर जो भी डिजीज डेवलप हो रही हो ना, इसका मतलब है कि जो उसके अंदर जीन्स आ रही है ना, वो जीन्स उसको अपने पेरेंट्स से ही म्यूटेटेड जीन्स मिली, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो हेरिडिटी चैनलोपैथी ना, इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। अब इस टॉपिक की तरफ जाने से ना पहले थोड़ा सा मैं आपको अगर रिवाइज कराऊं ना, तो हमने कहा था कि सर हमारे पास एक होता है ब्यूटीफुल मायोसाइट। एक हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल मायोसाइट। ये मैंने एक मसल का सेल बनाया आपके कार्डिक मसल का, और इस कार्डिक मसल के सेल के ऊपर क्या है सर, ये डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स होते हैं, जो मैंने आपको उस दिन भी हमने मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में पढ़े थे, और पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल के अंदर भी हमने पढ़े, ठीक है बच्चों। इसमें हमने कौन कौन से जो हमारे पास चैनल्स हैं उनको डिस्कस किया था। एक हमारे पास चैनल था कैल्शियम का, एक सर हमारे पास था कैल्शियम का चैनल, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये सोडियम, और जो हमारे पास पोटाशियम था, इसका एक पंप था हमारे पास यहाँ पर, सोडियम हटा कर दिया, सोडियम बाहर जाता है, और जो कैल्शियम पोटाशियम है वो अंदर आता है। एक हमारे पास ये वाला पंप था। और दूसरे नंबर पर हमारे पास कैल्शियम का हो गया, सोडियम का हो गया, चले यहाँ पर हम कहते हैं कि और एक सोडियम का यहाँ पर आपके पास चैनल होता है, ठीक है। अब इस डिजीज के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, इस डिजीज के अंदर प्रॉब्लम सर ये है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स है ना, जैसमें मैंने कहा एक सोडियम, सिंपल सोडियम चैनल है। फिर हमने कहा कि सर इसमें सोडियम और जो पोटाशियम का पंप है, ये हमारे पास जो आपके पास क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलरली और एक्स्ट्रा सेलुलर
इन्वायरमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखते हैं। अब अगर इन चैनल्स के अंदर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन चैनल्स के अंदर एब्नॉर्मैलिटी आ जाएगी, तो डायरेक्टली हमारे पास सर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास डिस्टर्ब हो रहे हैं। हो सकता है कि इंट्रासेलुलरली इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास इंक्रीज हो जाए, और अगर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज होंगे तो पेशेंट के अंदर क्या इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर एक और चीज लिख रहा हूँ कि सर अगर इंट्रा इंट्रासेलुलरली पॉजिटिव आइंस इंक्रीज हो जाते हैं, पॉजिटिव आइंस इंट्रासेलुलरली अगर पॉजिटिव आइंस इंक्रीज होते हैं, तो उनके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। और जब पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा तो हमने यही कहा था ना कि सर जो आपका मतलब कि थ्रेश होल्ड है या जो डीपोलराइजेशन वाला पोटेंशियल है वो हमारे पास यहाँ पर जल्दी क्रिएट हो गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने यहाँ पर बात समझनी। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, मैंने कहा कि सर ये जो चैनल्स हैं ये चैनल हमारे पास एबनॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। अब वो एबनॉर्मली फंक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल्स हमारे पास बनते हैं, इन चैनल्स की फॉर्मेशन कौन करवाते हैं सर, डिफरेंट टाइप्स की जीन्स। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है सर, डिफरेंट टाइप्स की जीन्स होती हैं, और वो जीन्स क्या करती हैं, इन चैनल्स की सिंथेसिस करवाती होती हैं। आपको पता है आपका जो भी लेट्स सपोज एंजाइम है, हार्मोन है, सेल है, सेल का फंक्शन है, हमारे पास ब्लड वेसल्स का फंक्शन है, न्यूरॉन्स का फंक्शन है, किडनी सेल का फंक्शन है। मतलब कि बॉडी के अंदर जितने एक्टिव सेल, जितने एक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस किसी ना किसी स्पेसिफिक जीन से होती है। और अगर उस स्पेसिफिक जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो हमारे पास वो जो आगे उसका फंक्शन होता है उस जीन का वो फंक्शन लॉस हो जाता है। और सेम से केस हमारे पास यहाँ पर भी होता है, इस चैनलोपैथी के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है कि सर जेनेटिकली अगर उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाए, जिन जीन्स ने क्या करना है, ये हमारे पास इंट्रासेलुलरली और एक्स्ट्रा सेलुलरली इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना था। और अगर वो जीन्स के अंदर म्यूटेशन है तो इन चैनल्स में म्यूटेशन होगी, और अगर इन चैनल्स में म्यूटेशन होगी तो हमारे पास जो सेल का इंट्रासेलुलरली इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो सकता है। अब इसमें एक सोडियम चैनल्स भी हो सकता है, इसमें हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप भी हो सकता है, इसमें पोटाशियम लीकी चैनल भी हो सकते हैं। मतलब कि इसमें कोई एक चेंज नहीं होती, इसमें कोई मल्टीपल जीन्स मिलके क्या करती हैं, चेंजेस लेके आती हैं। अब अक्सर कहते हैं स्टूडेंट कि सर वो कौन सी जीन है मतलब जो यहाँ पर म्यूटेशन काज कर रही है। तो अभी तक की डिस्कवरी के मुताबिक ऑलमोस्ट को 290 प्लस जीन्स हैं जिनके अंदर जब म्यूटेशन आती है तो पेशेंट के अंदर हेरिडिटरी चैनलोपैथी होती है। तो मैं किसी एक जीन को स्पेसिफिकली हम उसका नाम नहीं दे सकते। ठीक है, अराउंड कितनी जीन्स होती हैं बच्चों, प्लस 290 जीन्स होती हैं जिनके अंदर जब म्यूटेशन आती है तो उनकी म्यूटेशन की वजह से पेशेंट के ये जो चैनल्स हैं इन चैनल्स के अंदर भी एबनॉर्मेलिटी आती है। बात आप समझ रहे हो, तो इसलिए हम किसी एक जीन या एक या दो या तीन जीन्स का नाम आपको नहीं बता सकते। हाँ, एक दो हमारे पास स्पेसिफिक डिजीजेज होंगी, जैसे कि ये आगे जो ब्रूगैडा सिंड्रोम है इसके अंदर मैं आपको जीन का नाम बताऊंगा कि हाँ स्पेसिफिकली उस जीन के अंदर म्यूटेशन होती है तो पेशेंट को ब्रूगैडा सिंड्रोम होता है। तो बाकी ये हेरिडिटी चैनलोपैथी क्या है हमारे पास सर, ये मल्टीपल चेंजेस वाली डिजीज है जिनके अंदर सोडियम पोटाशियम सोडियम पोटाशियम पंप में चेंज हो सकता है, कैल्शियम चैनल्स में चेंज हो सकता है, सोडियम चैनल में हमारे पास म्यूटेशन हो सकती है। और उस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, फिर उस पेशेंट का जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्शन पोटेंशियल भी हमारे पास एबनॉर्मल होगा। और अगर एक्शन पोटेंशियल हमारे पास एबनॉर्मल हो रहा है, जैसे मैंने आपको बात बताई ना कि आपका इंट्रासेलुलरली क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा जनरेट हो रहा है। और अगर इंट्रासेलुलरली पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा जनरेट होगा तो इसका जो थ्रेश होल्ड है, जो कि हमारे पास थ्रेश होल्ड है, वो भी डीपोलराइजेशन का जो थ्रेश होल्ड है वो जल्दी जनरेट हो जाता है। और जब थ्रेश होल्ड जल्दी जनरेट होगा तो हमारे पास पेशेंट में आपको डीपोलराइजेशन या जो कॉन्ट्रैक्शन हैं वो आपको मल्टीपल डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन नजर आती हैं। इसीलिए तो हमें इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आता है, टैकी कार्डिया नजर आता है या टैकी अरिथमिया नजर आता है। बात दोबारा समझिए आप, बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चैनल्स के अंदर म्यूटेशन है, किस चैनल में क्या म्यूटेशन है वो फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहे कि उनके अंदर म्यूटेशन आने की वजह से क्या हुआ
कि सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है। जब इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है तो जो डीपोलराइजेशन का पोटेंशियल था, जो मैंने आपको बताया था कि -85 से जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उससे -75 जो उसका वो थ्रेश होल्ड होता है, और -75 जब थ्रेश होल्ड अचीव हो जाता है सेल का, तो उसके बाद क्या होता है, रैपिडली सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और पेशेंट की डीपोलराइजेशन हो जाती है सेल की। और यहाँ पर जल्दी डीपोलराइजेशन हो रही है क्योंकि यहाँ पर इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है चैनल्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से। तो अगर डीपोलराइजेशन ज्यादा होगी तो पेशेंट के अंदर हमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर टैकी अरिथमियाज नजर आता है इन हेरिडिटरी चैनलोपैथी। ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट होता है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इनहेरिटेड म्यूटेशन ऑफ द कार्डिक आइन चैनल्स। वही बात उन्होंने लिख रही है कि सर इनहेरिटेड होता है कि पेशेंट के जो कार्डिक आइंस के चैनल्स हैं, ये जो कार्डिक सेल के चैनल्स हैं, इन चैनल्स में क्या होती है, म्यूटेशन होती है। और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज। ये आपने ना एक चीज याद रखनी, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। अब इसके अंदर जब म्यूटेशन आती है तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। तो वही बात हमने कर ली ना कि जब इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है वो भी एबनॉर्मल हो रहा है, वो भी हमारे पास है एबनॉर्मली जनरेट हो रहा है। और जब ये एबनॉर्मली जनरेट होगा तो पेशेंट के अंदर किस चीज का रिस्क बढ़ जाएगा सर, इंक्रीज रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर टैकी अरिथमियास। देखा, वेंट्रिकुलर टैकी अरिथमियास। और वो जब टैकी अरिथमियास डेवलप होंगे, लेट्स सपोज वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, फिर उनकी डेवलपमेंट की वजह से पेशेंट के अंदर सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि जो सडन कार्डिक डेथ है ये आपने याद रखना कि ये किन किन डिजीजेस की वजह से हो सकती है। तो अभी तक तो जो हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से पेशेंट की सडन डेथ होती है। उसके बाद आज जो हम इसके आगे पढ़ेंगे ब्रुगाडा सिंड्रोम की वजह से सडन कार्डिक डेथ होती है। फिर हमारे पास जो हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है उसकी वजह से पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये अपनी चीज यहाँ पर याद रखनी है, हेरिडिटी चैनलोपैथी। अब हेरिडिटी चैनलोपैथी के अंदर आपको जनरल कंसेप्ट तो समझ आ गया है। अब इस हेरिडिटी चैनलोपैथी की जो सबसे पहली डिजीज है दैट इज द ब्रूगाडा सिंड्रोम। दैट इज अ ब्रूगाडा सिंड्रोम। ब्रूगाडा सिंड्रोम हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आई थिंक वो क्यूटी लॉन्ग है, हाँ कंजेंटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम वाला कंसेप्ट है। अब ना ब्रूगाडा सिंड्रोम यहाँ पर इन्होंने ना मेरे ख्याल में काफी छोटा लिखा हुआ, तो हम थोड़ी सी ना इस सिंड्रोम की ना हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री इसकी इस तरह की है कि हमारे पास ना मैनी ईयर्स लो, मतलब कोई 100 साल या 200 साल पहले क्या हुआ था कि आपका जो साउथ ईस्ट एशिया था ना, साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ना बहुत सारे जो यंग लोग थे ना, उन यंग लोगों की ना डेथ होना शुरू हो गई थी। मतलब इस तरह होता था कि एक यंग बंदा है, वो रात को सोता था तो उसके सोते वक्त उस बंदे की डेथ हो जाती थी। और आज से भाईजान कुछ 100 150 साल पहले अगर कुछ 40 साल की एज के अंदर अगर किसी बंदे की डेथ होती तो उसको, मतलब जैसे आजकल हम समझते हैं कि जैसे 14 15 साल बच्चे की डेथ होगी ना, उस टाइम 30 35 साल या 35 40 साल एज को ज्यादा एज नहीं होती थी, क्योंकि एवरेज जो एज होती थी वो 130 120 साल, इतनी ज्यादा एवरेज एज होती थी। तो वो 40 साल के बंदे को यंग समझते थे। हमारे तो यहाँ पर 40 साल के बच्चा जो बंदा होता है उसको हम कहते हैं कि बाब ये बूढ़ा होना शुरू हो गया, लेकिन उस टाइम पे जो 40 ईयर्स के लोग थे उनको यंग कंसिडर किया जाता था। अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हो क्या रहा है कि 40 ईयर्स के जो लोग थे ना, इनकी सडन डेथ हो रही थी। इन लोगों की, मतलब रात को लोग सोते थे और सुबह उन लोगों की डेथ हो जाती थी, तो इसको हम क्या कहते हैं, सडन डेथ हो रही थी वहां पर। और जैसे आप समझते हैं ना, कोई वबा फैल जाती है या कोई एपिडेमिकली कोई डिजीज स्प्रेड हो जाती है, आप समझे कि ये भी ऐसा ही हो रहा था कि एक ही हमारे पास एरिया है जहां पर यंग लोगों की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और वो किस तरह डेथ हो रही है सर, रात को वो लोग सोते थे और सुबह टाइम उन लोगों की डेथ हो जाती थी। अभी इससे लोग बड़े परेशान थे कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है इन लोगों के अंदर है कि जो इनकी ना सडन डेथ हो जाती है रात के टाइम। फिर क्या होता है, फिर इन एक्शन आते हैं दो ब्रदर्स, या मतलब कि एक ही फैमिली के ना दो पर्सन होते हैं। जो फैमिली आपके पास होती है ना, ब्रूगाडा फैमिली, ब्रूगाडा फैमिली, ये ब्रुगाडा फैमिली से ये दो ब्रदर होते हैं। वो ब्रदर आके क्या करते हैं, फिर वो ढूंढते हैं, मतलब जेनेटिक स्टडी करते हैं उनके हार्ट के मसल के सेल्स की।
मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं ना, ये बुर्गाडा फैमिली में से दो बंदे आते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ये अराई फैमिली है, या ये जो भट्टी फैमिली है, या ये जो चौधरी फैमिली है, इसी तरह ये हमारे पास बुर्गाडा फैमिली से दो बंदे आते हैं। वो साइंटिस्ट होते हैं, वो उधर आके स्टडी करते हैं कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है। फिर जब इन लोगों ने देखा कि उनके हार्ट के मसल के सेल की इन्होंने स्टडी की ना, तो पता चला कि भाई इनके हार्ट के मसल के सेल के अंदर जो चैनल्स हैं, उन चैनल्स के अंदर क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। और स्पेसिफिकली किस चैनल के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ रही है, वो है सोडियम चैनल। सोडियम चैनल्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ रही है। सोडियम पोटाशियम चैनल जो पंप है, इनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ रही है। फिर उन्होंने जेनेटिक स्टडी की, तो जेनेटिक स्टडी करने के बाद पता चला कि यार इस एरिया के जो लोग हैं, इन एरिया के लोगों के अंदर एक स्पेसिफिक जीन है जिसका SCN5A नाम है। जिस जीन का SCN5 जीन का नाम है, वो जीन की इस लोगों के अंदर म्यूटेशन है, इस एरिया के लोगों के अंदर। और जब उस जीन के अंदर म्यूटेशन थी, उसकी म्यूटेशन की वजह से चैनलोपैथी क्रिएट हो रही थी, मतलब चैनल्स में एबनॉर्मेलिटी थी। जब चैनल्स में एबनॉर्मेलिटी थी, उसकी वजह से उन पेशेंट के अंदर सडनली टैकी अरिथमिया डेवलप होता था, और उस टैकी अरिथमिया से लोगों की डेथ हो रही थी। खत्म, समझ रहे हो? तो फिर उन्होंने क्या किया सर, कि इन लोगों के अंदर उन्होंने कुछ एरिया को उन्होंने चेंज किया, जैसे हम कहते हैं कि कास्ट, मतलब वो लोग आपस में, फिर उन्होंने सबसे पहले तो जो मैरिटल स्टेटस था वो लोगों का चेंज किया, कि अब इस लोग के जो एरिया के लोग हैं वो आपस में शादी नहीं करेंगे, वो बाहर वाले लोगों के साथ शादी करें। इस तरह दूसरे ने फिर जो हमारे पास पेशेंट्स होते थे, उन्होंने जेनेटिक स्टडी करना शुरू की, कुछ के अंदर जेनेटिक वो चेंजेस लेके आए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अभी मेरे ख्याल में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है इतनी। ठीक है। तो ये इसकी बुर्गाडा सिंड्रोम की ना ये हिस्ट्री है। जो इसकी ना, इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टेड है, मैं इसलिए यहाँ पर आपको बताइए। जब आपको हिस्ट्री याद होगी ना, अब ये इसकी इसके बारे में चीजें याद करना ना वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है बुर्गाडा सिंड्रोम की, अच्छा ये हिस्ट्री थी। उसके अंदर होता क्या, सडन डेथ हो रही थी, वो क्यों हो रही थी, चैनलोपैथी की वजह से हो रही थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर समझते कि सर बुर्गाडा सिंड्रोम में इन्होंने लिखा क्या, समझ आपको आ गई है कि सर जेनेटिक चेंज थी, और उस जीन का नाम लिख लें, SCN5। SCN5A जीन, इस जीन के अंदर भाईजान म्यूटेशन थी, और इसके अंदर म्यूटेशन आने की वजह से क्या हुआ था, एबनॉर्मल सोडियम, जो सोडियम चैनल थे ना, इनके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई थी। अब एबनॉर्मेलिटी बच्चों ऐसी भी हो सकती है कि ये क्या करे, ये बहुत ज्यादा सोडियम को ना एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। ये बहुत ज्यादा सोडियम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, या बहुत ज्यादा सोडियम को सेल के अंदर लेके आना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा हो रही है। और अगर इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा हो रही है, तो वही आपको पता है इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है। इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो पेशेंट के अंदर थ्रेश होल्ड जल्दी अचीव होगा। थ्रेश होल्ड जल्दी अचीव होगा, डीपोलराइजेशन होगी। जब बार बार जल्दी थ्रेश होल्ड डीपोलराइजेशन अचीव हो रही है, तो पेशेंट के अंदर टैकीकार्डिया डेवलप हो सकता है। ठीक है जी। एंड दैट टैकीकार्डिया कैन लीड टू द सडन कार्डिक डेथ। टॉपिक समझो, इनको छोड़ो, बाद में ये बातें कर लेते हैं। तो ब्रुगाडा सिंड्रोम की हमें हिस्ट्री समझ आ गई सर। अब हम यहाँ से कुछ इसकी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करते हैं। ये आपके पास होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट समझ आ गया ना। हमारे पास दो तरह की ये पेनिट्री होती है कि जो हमारे पास फैमिली से रन करती है। एक होती है ऑटोसोमल रिसेसिव, एक होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का वर्ड जहां पर भी आ जाए, आपने याद रखना कि यार अगर इसकी वालद के अंदर ये डिजीज है ना, तो इसके बच्चों में भी प्रेजेंट होगी। क्योंकि इस ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर जो जनरेशन मिसिंग होती है ना, वो जनरेशन मिसिंग नहीं होती। जैसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं कि हाँ यार उसके दादा के अंदर थी, और उसके जो मतलब पेरेंट्स से या फादर था उसके अंदर डिजीज नहीं थी, लेकिन अब जो उसका सन है ना, उसके अंदर डिजीज हो सकती है। मतलब कि एक जनरेशन मिस हुई है जिसमें डिजीज नहीं, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर कोई जनरेशन मिस नहीं होती। लेट्स सपोज अगर मेरे ग्रैंड फादर के अंदर कोई डिजीज थी, तो वो मेरे फादर में भी होगी, और अगर मेरे फादर में है तो वो मेरे अंदर भी होगी। तो इसके अंदर आप देखो कि कोई भी जनरेशन मिस नहीं हो रही। इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इसको बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ब्रुगाडा सिंड्रोम का सबसे बड़ा जो नुकसान था वो ये था कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट थी, कि जितने भी जनरेशन के लोग थे, उन सब जनरेशन के लोगों के अंदर ये डिजीज प्रेजेंट थी। इसलिए तो इतने ज्यादा लोगों की डेथ हो रही थी। ठीक है। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ सोडियम चैनल। कि सर क्या हुआ कि हमारे पास जो सोडियम चैनल्स हैं, इन सोडियम चैनल्स के अंदर क्या हुई है, म्यूटेशन हुई है। इन सोडियम चैनल्स के अंदर क्या हुई है, म्यूटेशन हुई है। और उस म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास सर, इंट्रासेलुलर जो सोडियम है ना वो ज्यादा हो रहा है।
अब इसमें यह भी हो सकता है कि सोडियम बाहर नहीं आ रहा, या इसमें यह भी हो सकता है कि जो सेल के अंदर वाला सोडियम है वो बाहर ही नहीं जा रहा, क्योंकि हमें पता है जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है वो नॉर्मली सोडियम को बाहर भी फेंकता है, और अगर उसमें म्यूटेशन आ रही तो आपके पास सेल्स के अंदर से सोडियम बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। लेकिन एट द एंड सोडियम चैनल्स में सर म्यूटेशन है, उसकी वजह से इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, इट कैन लीड टुवर्ड्स अ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इंक्रीज प्रीविलेंस इन द एशियन मेल्स, ठीक है जी, तो जो एशिया के मेल्स हैं इनके अंदर ये ज्यादातर ये डिजीज पाई जाती है। इसीलिए इसको आपने याद रखने के बाद आपको क्या तरीका बताऊं कि मेल्स के अंदर ये कॉमन होता है। बी का मतलब है बॉयज, ओ माय गॉड, बी का मतलब क्या सर, बॉयज। तो ये जो बुर्गाडा सिंड्रोम है ये ज्यादातर बॉयज के अंदर होती है, ज्यादातर। भाई ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, हाथ थोड़ा रखो, ट्रीटमेंट तक तो अभी बात ही नहीं आई। तो ये हमारे पास 4:1 है, मतलब अगर 4 बॉयज हैं उनके अंदर होगी और एक लड़की के अंदर होगी, तो इसकी डोमिनेंस ना वो बॉयज के अंदर होती है। तो बुर्गाडा के बी से आपने याद रखना बॉयज। चाहते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर जो ईसीजी होती है, ईसीजी की क्या चेंजेस होती हैं, तो इसकी जो ईसीजी की चेंजेस हैं बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुगाडा सिंड्रोम की ईसीजी की चेंजेस क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो ब्रुगाडा साइन है वो ब्रुगाडा साइन पूछा जाता है। असल में अगर आपको यहाँ पर बताओ ना तो ये जो डिजीज है ना ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ब्रुगाडा सिंड्रोम को जो ज्यादातर पेशेंट अभी तक भी अगर किसी पेशेंट में इस जीन की म्यूटेशन आती है ना, तो वो पेशेंट सारी जिंदगी एसिम्टोमेटिक रहता है, मतलब उसको पता नहीं होता कि उसमें ब्रुगाडा सिंड्रोम है। उसको पता तब चलता है जब उसकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि इस बंदे की जो पहली सिम्टम है ना वो डेथ है, इस पेशेंट की जो पहली सिम्टम है वो डेथ है। बात आप समझ रहे हो, क्योंकि जब ये इसकी सिम्टम डेवलप होनी है, वेंटिकुलर टैकीकार्ड या वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होनी है और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जानी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एसिम्टोमेटिक है, जब सिम्टोमेटिक होगा तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चों। इसलिए सर ने ट्रीटमेंट नहीं बताया, बता देते हैं आपको, ट्रीटमेंट भी बता देते हैं इन केस अगर आपको जब ईसीजी से पता चल जाएगा ना कि इस पेशेंट के अंदर ब्रुगाडा सिंड्रोम हो सकता है, तो जाहिर बात है फिर हमने इस पेशेंट को प्रिवेंट भी करना है। बच्चों इसके लिए आपने याद रखना है ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर ब्रुगाडा साइन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ब्रुगाडा साइन आपने यहाँ पर याद रखना। आपने ईसीजी देखनी और ईसीजी के ऊपर आपने ब्रुगाडा साइन देखना है। अब सब सर ब्रुगाडा साइन असल में होता क्या है, तो बच्चे जो आपकी प्रीकॉर्डियल लीड्स होती है ना, जो आपकी चेस्ट लीड होती है जैसे V1 V2 V3, इनको हम ना प्रीकॉर्डियल लीड्स भी कहते हैं या इनको चेस्ट लीड भी कहते हैं। तो उसमें जो V1 लीड है ना, सबसे पहले क्या है सर, V1 लीड। देखो जो ब्रुगाडा सिंड्रोम है ना इसकी है दो टाइप्स, एक ये टाइप लिखी हुई है, एक इसकी ये टाइप लिखी हुई, और ये जो दोनों हमने टाइप्स बनाई हुई है ना ये इसकी ईसीजी की फाइंडिंग्स की बेस पे बनाई हुई है, कि टाइप ए के अंदर इसकी ईसीजी की फाइंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट आती है, टाइप बी जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है उसके अंदर ईसीजी के अंदर हमें कुछ चेंजेस मिलती हैं। तो टाइप 1 के अंदर सर ईसीजी के ऊपर हमें क्या चेंजेस मिलेंगी, और जो वो जो चेंजेस आएंगी उसको हम कहते हैं ब्रुगाडा सिंड्रोम। ये अगर आपको किसी ईसीजी के ऊपर इस तरह की मैनिफेस्टेशन नजर आती है ना, तो इसका मतलब ये ब्रुगाडा साइन है। तो ये चीज आपको बता क्या रही है, ये बता रही है कि सर पेशेंट की जो एसटी एलिवेशन है वो more than 2 mm होनी चाहिए, एसटी एलिवेशन 2 mm से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 2 mm से बहुत ज्यादा एलिवेशन है, ये एसटी एलिवेशन। और अगर ये एसटी एलिवेशन सबसे पहले क्या है, ये 2 mm से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है सर, डाउन स्लोपिंग ऑफ द एसटी सेगमेंट। ये जो एसटी सेगमेंट है इसकी आपने डाउन स्लोपिंग, ये डाउन स्लोपिंग आ, ये नजर आ रहा है, ये डाउन स्लोपिंग है इसकी। तीसरी चीज आपने याद रखनी है इन्वर्टेड टी वेव, तो जो इसकी टी वेव है वो आपको इन्वर्टेड नजर आती है। तो इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रुगाडा साइन। क्या दोबारा स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर सर लीड V1 के ऊपर आपको एस टी एलिवेशन नजर आती है more than 2 mm, सबने मेरे साथ रिपीट करना है, एस टी एलिवेशन more than 2 mm, उसके बाद मिल रही है डाउन स्लोपिंग एस टी सेगमेंट, ये जो नीचे की तरफ स्लोप बन रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पर इन्वर्टेड टी वेव। अगर ये तीन मैनिफेस्टेशन नजर आती हैं इसका मतलब है पेशेंट के अंदर ब्रुगाडा सिंड्रोम है, और ये जो तीन फाइंडिंग्स इकट्ठी नजर आती हैं इसको हम ब्रुगाडा साइन कहते हैं। एस टी एलिवेशन more than 2 mm, एस टी सेगमेंट स्लोप नीचे की तरफ डाउन स्लोपिंग हो रही होगी, और तीसरे नंबर इन्वर्टेड टी वेव आपको नजर आनी है। इन तीन चीजें अगर आपको एक ही V1 के अंदर नजर आ रही हैं, ये पेशेंट ब्रुगाडा सिंड्रोम का हो सकता है, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक। लेट्स सपोज आपने पता है वो जैसे आप कह रहे थे कि
पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इस केस के अंदर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन के साथ आता है, लेट्स सपोज उसको स्टेबल एंजाइना था, आपने उसकी ईसीजी करवाई। अब जब आपने ईसीजी करवाई तो वहां पर भाईजान वो स्टेबल एंजाइना की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि उसके अंदर तो ब्रुगाटा साइन नजर आ रहा है मुझे। इसका मतलब है कि ये बंदा रिस्क फैक्टर के ऊपर है कि इसकी ब्रुगाडा सिंड्रोम की वजह से सडन डेथ हो सकती है। फिर इसलिए हम उस पेशेंट को एंटी एरिथमिक ड्रग्स के ऊपर, या हम उस पेशेंट का आईसीडी करते होते हैं, ताकि उसको बचाना है कि इसकी सडन डेथ ना हो जाए आगे जाकर। तो ये जो ब्रुगाडा साइन है, टाइप 1 डिजीज के अंदर क्या रखना है, आपने याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 के केस के अंदर आपको क्या नजर आता है, जो मैंने आपको कहा बहुत रेयरली होता है, वो चीज ये है कि सर यहाँ पर भी आपको एस टी एलिवेशन नजर आती है सर, यहाँ पर भी एस टी एलिवेशन आपको नजर आएगी। एस टी एलिवेशन टाइप 2 में भी है सर, और मोर देन 2 mm हमारे पास एस टी एलिवेशन होनी चाहिए, मोर देन 2 mm एस टी एलिवेशन हमारे पास होनी चाहिए। और ये मैंने इसको क्यू ए को कर दिए यहाँ पर, मोर देन 2 mm एलिवेशन होनी चाहिए। और दूसरा हमारे पास है सैडल बैग। ये सैडल बैग, ये सैडल बैग पता क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, ये सैडल, ये जो एम शेप है, ये इनको हम सैडल सैडल बैक साइन कहते होते हैं। तो जो आपके पास इसकी बाइफिड हो जाती है ना, इसको हम सैडल बैक साइन कहते हैं। तीसरे नंबर पर सर अपराइट टी वेव, तीसरे नंबर पर क्या आ सकती है सर, अपराइट टी वेव हमें नजर आ सकती है। अपराइट टी वेव ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ अपराइट टी वेव नजर आ सकती है। या हमारे पास इस पेशेंट के अंदर बाईफेजिक एसटी सेगमेंट, या इस पेशेंट के अंदर 2 mm एसटी एलिवेशन हमें नजर आ सकती है। लेकिन इस डिजीज को मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। वैसे ब्रुगाडा सिंड्रोम रेयर है, उसके अंदर टाइप 2 बहुत रेयर है, और टाइप 2 के कंपैरिजन में जो टाइप 1 है वो ज्यादा हमारे पास क्या है, कॉमनली नजर आती है। और जो टाइप 1 की आपने ईसीजी की फाइंडिंग है, ये स्पेसिफिकली याद रखनी, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं ब्रुगाडा साइन। 2 mm एसटी एलिवेशन है, स्लोपिंग नजर आ रही है, और टी वेव की इन्वर्जन नजर आ रही है। टाइप 2 के अंदर नजर क्या आ रहा है सर, 2 mm से ज्यादा एलिवेशन नजर आ रही है, सैडल बैक नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो आपको सैडल नजर आ रहा है ना, बाईफिट भी इसको कह रहे हैं। और तीसरे नंबर जो हमें इस पेशेंट की जो टी वेव है वो अपराइट नजर आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है टी वेव। ठीक है, तो ये चीजें आपने दोनों इसके अंदर याद रखनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ टाइप सर 1 ये वाले, टी वेव बाई फेज कैसे है ये बताइएगा, एक ही फेज है टी वेव की, इसमें तो एलिवेशन है टी वेव। सर ये वाली तो बाईफेजिक की ना बनी हुई, ये तुम्हारे पास अपराइट की बनी हुई। बाईफेजिक की अगर होगी तो वो इस तरह होगी, ये ये बाईफेजिक इसमें वाली। लिखा हुआ है अपराइट और बाई फेज टी वेव। हम्म, वो कह रहे हैं अपराइट, यहाँ पर तो अपराइट बनाई हुई ना, और दूसरे नंबर पर कह रहे हैं कि इसके अंदर हमें बाईफेजिक भी नजर आ सकती है, या बाईफेजिक नजर आ सकती है, वो ये लिखा हुआ अपराइट और बाईफेजिक, इसका तीसरा क्राइटेरिया ये होता है। तो यहाँ पर उसने हमें अपराइट बनाया हुआ है, सैडल बैक के साथ अपराइट यहाँ पर बनाया हुआ है। और अगर ये हमारे पास इस तरह होती ना, देखो ऐसे, ये नीचे आई, ये सैडल बैक बना, और टी वेव जाके ऐसे इन्वर्ट, बाईफिड अगर आपके पास इस तरह नजर आती है ना, ये इस तरह बाईफिड होती है, जैसे पी वेव बाईफिड होती है ना ऐसे। तो इसी तरह जब टी वेव बाईफिड होगी ना तो इस तरह की होगी ऐसे, सैडल बैक के साथ, तो वो बड़ी ना अजीब सी ईसीजी बन जाती है इस तरह करके, फिर इस तरह ऐसे करके वो ईसीजी बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अपराइट वाला बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये इसका 3 क्राइटेरिया आपने यहाँ पर याद रखने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बुर्गाडा साइन ये पहले वाला ना, ये यू वर्ल्ड का एमसीक्यूज भी एक है। नेक्स्ट है इसको जी, जहां से हम स्टडी कर लेते हैं कि सर ईसीजी पैटर्न ऑफ द सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, कि जैसे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का जो आपके पास क्राइटेरिया होता है ना, राइट बंडल ब्रांच का जो क्राइटेरिया होता है, राइट बंडल ब्रांच का क्राइटेरिया मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। उसके अंदर भी ये होता है कि आपको बाई फिट नजर आता है V1, V5 और V6 के अंदर। इसके अंदर हमें एस टी एलिवेशन नजर आती है, वो सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का क्राइटेरिया। और फिर जब इसके अंदर नजर आता है वो कहता है बिल्कुल सिमिलर ही आपको नजर आता है, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रुगाडा साइन। तो इससे मिलता जुलता ही हमारे पास जब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होती है तो उसमें भी हमें ऐसी ही जो फाइंडिंग है ना वो नजर आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ईसीजी को ना सामने बना के आपको इसको हमने डिस्क्राइब कर लिया। दूसरा सर क्या एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, वो भी हमने देख ली कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन मोर देन 2 mm होनी चाहिए, मोर देन टू एम से ज्यादा इसकी एसटी एलिवेशन होनी चाहिए। तो वो जिसकी वजह से हमें इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आता है, ब्रुगाडा साइन नजर आता है। प्रिवेंटेबल, जैसे वो कह रहे थे ना कि सर इस पेशेंट की तो हमें पता है कि सडनली पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बच्चों, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो आईसीडी से, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्जन डीफिब्रिलेटर, वही ना, डीफिब्रिलेट करके हम इस पेशेंट की सडन डेथ को बचा सकते हैं। लेकिन
आपको अंदर की बात बताता हूँ, इस पेशेंट की नहीं पता चलता। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये तो जब आप बहुत ज्यादा जेनेटिक स्टडी करते हो फिर जाके हमें पेशेंट का पता चलता है। यहाँ सडनली अगर आप इसकी ईसीजी करवा लो तो ईसीजी के ऊपर अगर आपको पता चल जाए तो सही है, नहीं तो हमें मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर पेशेंट का नहीं पता चलता। और जो मोस्ट कॉमनली सडन कार्डिक डेथ होती है वो भी बुर्गाडा सिंड्रोम की वजह से होती है, क्योंकि आपको इसका पता ही नहीं चलता। ठीक है बच्चों, तो बुर्गाडा साइन में क्या है, सोडियम चैनल्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी है सर, एसएससीएन जीन में म्यूटेशन है, पेशेंट के अंदर हमने बुर्गाडा साइन को देखना है। और चौथी चीज है, पेशेंट में सडन कार्डिक डेथ हो सकती है, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आपने इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर उस पेशेंट को लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तो सिंपल सा है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि कंजेनिटली पेशेंट के अंदर, जैसे ना कंजेनिटल का मतलब होता है जैसे ही बच्चा पैदा हुआ। अब इनहेरिटेड, फेमिलियल का भी हम अक्सर एक वर्ड यूज करते होते हैं, जैसे फेमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिया, हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, वो फेमिलियल का भी मतलब होता है कि फैमिली से हमें जेनेटिक म्यूटेशन मिली है। अब कंजेनिटल का मतलब भी यही है कि सर जैसे बच्चा पैदा हुआ ना, तो उस बच्चे के पैदा होते ही हमें उस पेशेंट के अंदर ये लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम नजर आ रहा है। जिनके अंदर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है ना, उन पेशेंट के अंदर ब्रुगाडा सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है। आगे जाके उन पेशेंट्स के अंदर ना टोर्से डी पॉइंटस डेवलप होता है। कल मैंने आपको बताया था ना कि जिनके अंदर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है ना, उन लोगों के अंदर टोर्से डी पॉइंटस डेवलप हो जाते हैं। और जिनके अंदर टोर्से डी पॉइंटस डेवलप होता है उनके अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से इन पेशेंट्स की भी डेथ होती है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर, मैं चलो इसका ट्राइड बना देता हूँ, कि अगर किसी बंदे के अंदर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, अब लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम वाले में रिस्क होता है, ये प्री डिस्पोज है कि इसके अंदर तौर से डी पॉइंट ये वाली डिजीज डेवलप हो। ठीक है, अब जिसके अंदर टीडीपी डेवलप होती है ना, उस पेशेंट के अंदर जो डेथ हो सकती है वो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर होती है, जो हमने कल ये बात डिस्कस की हुई है। तो अगर कोई बंदा पूछता है कंजेंटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम वाले पेशेंट की डेथ किस वजह से होती है, तो आपने ये नहीं बताना कि भाईजान उसकी लॉन्ग क्यूटी की वजह से डेथ होती है। बच्चे, उस पेशेंट की जो डेथ हो रही होती है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। कैसे होती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, पहले लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की वजह से टीडीपी डेवलप करते हैं, और टीडीपी के बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप होती है, और वो पेशेंट की फिर डेथ हो जाती है। तो सारा हमारे पास जेनेटिक ये न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से हो रहा है इस पेशेंट के अंदर। अब चूंकि सर हम चैनलों, हेरिडिटरी चैनलोपैथीज को डिस्कस कर रहे हैं, कि हमारे पास चैनल्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर सोडियम चैनल में प्रॉब्लम थी। अब जो कंजेंटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, इसके अंदर किस चैनल में प्रॉब्लम होती है, तो मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ पोटाशियम चैनल। कि सर यहाँ पर जो हमारे पास पोटाशियम चैनल है ना, पोटाशियम चैनल्स के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ रही है। जब पोटाशियम चैनल्स में एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसकी वजह से उस पेशेंट की जो रीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन इफेक्ट होगी, पेशेंट की रीपोलराइजेशन इफेक्ट होगी। और अगर रीपोलराइजेशन इफेक्ट हो रही है तो पेशेंट का जो हार्ट है वो प्रॉपरली डायस्टोलिक फेज में नहीं जाएगा। जब डायस्टोलिक फेज में नहीं जाएगा तो जो नेक्स्ट डीपोलराइजेशन फेज है वो जल्दी आ जाएगी। इसलिए जो हमारे पास बार बार डीपोलराइजेशन जो हमारे पास फेज है वो टाइम से पहले आ रही है, जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन अ मिनट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन अ मिनट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। तो इस पेशेंट के अंदर भी टैकीकार्डिया डेवलप हो सकता है। लेकिन लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में एबनॉर्मेलिटीज कहां पर होती है सर, आपके पोटाशियम चैनल्स के अंदर। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के अंदर बच्चे दो सिंड्रोम्स आते हैं, एक हमारे पास होता है रोमैनो वार्ड सिंड्रोम, और दूसरा हमारे पास होता है जिरवल एंड लॉन्च नियाल्सन सिंड्रोम। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने ही नाम के ऊपर ना इन डिजीज का नाम रख दिया, रोमैनो वार्ड सिंड्रोम, और दूसरा हमारे पास क्या है, जिरवल एंड लेंच नियाल्सन सिंड्रोम, जिरवल एंड लेंच नियाल्सन सिंड्रोम। अब इसमें ना आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यूएस फैमिली वाले बच्चों, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि इनमें से जिस डिजीज का लंबा नाम है ना, जिसके अंदर दो साइंटिस्ट हैं, जिदवल और नियाल्सन, उसके अंदर आपको ज्यादा सिम्टम नजर आएंगे। जिसके अंदर एक ही हमारे पास रोमैनो वार्ड सिंड्रोम है, जिसमें रोमैनो सिर्फ एक ही साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, तो उस पेशेंट के अंदर हमें कम सिम्टम्स नजर आती हैं। अब वो कम सिम्टम्स क्या है, कि अगर पेशेंट में रोमैनो वार्ड सिंड्रोम है ना, तो उस पेशेंट के अंदर हमें सिर्फ जो प्योर कार्डिक मतलब कि फिनोटाइप है ना, मतलब कि उस पेशेंट के अंदर सिर्फ हार्ट के अंदर जो पोटाशियम चैनल्स है ना उनके अंदर प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा बॉडी के जो दूसरे पोटाशियम चैनल्स हैं वो ठीक रहेंगे, क्योंकि पोटाशियम चैनल भाई सोरे हार्ट के अंदर थोड़ा प्रेजेंट होते हैं,
पूरी बॉडी के अंदर पोटेशियम चैनल्स हर टिश्यू, हर सेल के अंदर ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पेशेंट में रोमैनोवार्ड सिंड्रोम है तो उस पेशेंट के अंदर आपको सिर्फ क्या नजर आएगा, कंजेनिटली लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम नजर आएगा, सिर्फ कंजेनिटल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम आपको यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो आपके पास जिरवल और लेंस नियाल्सन सिंड्रोम है ना, इस पेशेंट के अंदर आपको एक तो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम नजर आएगा, प्लस आपको इस पेशेंट के अंदर डेफनेस नजर आती है। ये पेशेंट के अंदर आपको डेफनेस मिलती है, सेंसरो न्यूरल डेफनेस। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम भी नजर आएगा और सेंसरी न्यूरल डेफनेस भी आपको नजर आती है, जिरवल एंड लियांज नियाल्सन सिंड्रोम। क्योंकि देखो सिंड्रोम हम किसको कहते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल सिम्टम्स नजर आती हैं। तो जो रोमानोवार्ड सिंड्रोम है सर, उस पेशेंट के अंदर हमें सिर्फ लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम से रिलेटेड सिम्टम नजर आएंगी। और जो हमारे पास जिरवल और लेंज नियाल्सन सिंड्रोम है, इसमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम भी होगा और प्लस इस पेशेंट के अंदर डेफनेस भी होगी। अगर जहां पर डेफनेस का जिक्र आता है और ईसीजी के ऊपर अगर आपको लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या लॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिलता है, आपने वहां पर जिरवल लेंज नियाल्सन सिंड्रोम लगाना है। अब सर ये आपको डेफनेस देखें। क्यों हो रही है इस पेशेंट में? जी जी क्या? डेफनेस क्यों हो रही है सर इस पेशेंट में? सर डेफनेस इसलिए हो रही है क्योंकि पेशेंट के जो ईयर के सेल्स हैं, उनके जो पोटेशियम चैनल्स हैं, दे आर आल्सो इफेक्टेड। वो पोटेशियम के चैनल्स हैं ना जो ईयर्स के अंदर, ईयर के सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट, जो सेमी सर्कल किनाल्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं, उनके अभी जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। और उसके अफेक्ट होने की वजह से प्रॉपरली जो आपके पास हेयरिंग फॉर्मेशन होती है ना, जो आपके पास हेयरिंग साउंड जो होते हैं, उसको आपने मैनिपुलेट करके आगे जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है उसको देना होता है, वो आपके पास प्रॉपरली जनरेशन नहीं हो पाती। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर डेफनेस भी होती है। ठीक है बच्चों? स्केलेटल मसल में कोई खराबी नहीं आएगी सर? नहीं नहीं सर, स्केलेटल मसल्स के अंदर कोई खराबी नहीं है इस पेशेंट में। सिर्फ ईयर के पोटेशियम चैनल इफेक्टेड हैं और हार्ट के पोटेशियम चैनल इफेक्टेड हैं। और अगर सिर्फ कार्डिक हैं तो वो रोमैनोवार्ड सिंड्रोम होगा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा ना मैं इसकी ईसीजी के ऊपर हम देखते हैं। जो मैंने आपको बात की ना कि इस पेशेंट का लॉन्ग क्यूटी इंटरवल आपको नजर आता है, तो यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे उन्होंने लिखा है रोमैनो वार्ड सिंड्रोम। रोमैनो वार्ड सिंड्रोम के ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मोस्ट कॉमनली इनहेरिटेड क्यूटी सिंड्रोम है, ये बात भी हमने देख ली है। और इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, सिंकोप, एंड इसमें भी सडन डेथ होती है। और सडन डेथ क्यों होती है मैंने उसका रीजन बता दिया। उसका रीजन क्या है, वो हमारे पास टॉर्सिड डिपॉइंटस डेवलप होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी, और फिर वी फेब की वजह से इस पेशेंट की डेथ होती है। ठीक है। अब देखिए लॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, यहाँ पर बना हुआ है नॉर्मल इंटरवल, इस तरह इस साइड पे देखो, क्यू से लेके टी के दरमियान जो पूरा इंटरवल है वो यहाँ पर हमारे पास अराउंड, मैं फिर कह रहा हूँ जो डिफरेंट बुक्स है ना वो इसको डिफरेंट लिखती हैं, 360 से लेकर ना, कोई इसको 420 लिखता है, कोई इसको 440 मिली सेकेंड, मतलब इतना ड्यूरेशन होता है क्यू और टी के दरमियान में। ये नॉर्मल ड्यूरेशन है। अब इसको कई बुक ने 395 से लेकर मतलब 450 भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में 360 से लेकर 450 में ना तमाम बुक्स के क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं। तो आपने ये चीज इसकी याद रखनी, नॉर्मल ड्यूरेशन इतना होता है। अगर 440 से ज्यादा इसका ड्यूरेशन है, देखो अगर आप यहाँ पर नोटिस करो ना, तो ये इंटरवल देखो कितना ज्यादा है, ये इंटरवल हमारे पास कितना लंबा हो गया। इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। क्या कह रहे हैं सर, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। और क्यूटी इंटरवल क्यों प्रोलॉन्ग हो रहा है, क्या सर उसकी रीपोलराइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो रीपोलराइजेशन हो सकता है हमारे पास ऐसा ऐसा हो रही हो, या हो सकता है कि वो रीपोलराइजेशन हमारे पास प्रॉपरली हो ना रही, इस वजह से हमें क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग मिला है। अब यहाँ पर जो हमारे पास इंटरवल होगा वो 440 मिली सेकेंड से ज्यादा होगा, ये इंटरवल 440 मिली सेकेंड से ज्यादा होगा, इसलिए हम इसको क्या करें, प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। और प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में दो सिंड्रोम है, रोमैनोवार्ड सिंड्रोम जिसमें सिर्फ पेशेंट के अंदर कंजेंटल मतलब के लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम मिलता है, और जो जिरबल लेंस नियाल्सन सिंड्रोम है उसमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के साथ साथ आपको डेफनेस भी नजर आती है। और अगर कोई पूछता है डेफनेस क्यों होती है तो आपने बताना है क्योंकि कंजेंटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के अंदर पोटेशियम चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर वो पोटेशियम चैनल उसके ईएस के पोटेशियम चैनल इफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से वहां पर न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन इफेक्ट होगी, और वो ट्रांसमिशन इफेक्ट होने की वजह से पेशेंट के अंदर में डेफनेस नजर आती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो अरिथमियास थे वो ऑलमोस्ट आपके खत्म होते हैं। अब जो छोटा सा यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है सिक साइनस सिंड्रोम, सिक साइनस सिंड्रोम। अब सिक साइनस सिंड्रोम क्या होता है कि आपके पास अगर कोई एल्डर पेशेंट है ना, मैं यहाँ पर एज लिख देता हूँ कि हमारे पास 75 टू 95 ईयर,
मोस्टली इस ड्यूरेशन के जो लोग होते हैं ना, 75 साल से लेकर 95 साल के जो लोग होते हैं, इन लोगों के अंदर क्या होता है, एज रिलेटेड डी जनरेशन ऑफ द एसए नोड। कि जो आपका एसए नोड है, जिसको मैं कहता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बैटरी है हार्ट की, वो बैटरी जिसने आपके पूरे हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को कंट्रोल करना होता है, इस एसए नोड की अगर डी जनरेशन हो जाए, और वो एज रिलेटेड डी जनरेशन है, मतलब आपको पता है आपके बॉडी के कई जो एज के साथ है ना, आपकी बॉडी के अंदर काफी मल्टीपल चेंजेस आती हैं। वो हम साथ साथ पढ़ भी रहे हैं कि सर हमारे पास लंग्स की कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, जो हार्ट होता है उसकी मायोकार्डियम में भी फाइब्रोसिस होना शुरू, वहां पे कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। पेशेंट की आइज के अंदर चेंजेस आती है, वहां पर लिपोफोस्किन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। पेशेंट की न्यूरोलॉजिकली जो नर्व सप्लाई होती है वो डी जनरेट होना शुरू हो जाती है। जीआईटी की मोटिलिटी पेशेंट की डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अक्सर जो पेशेंट होते हैं ना 65 या 70 साल के, उनके अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नजर आती हैं। तो ये जो इंशाल्लाह मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर जो जितनी भी फिजियोलॉजिकल एज रिलेटेड चेंजेस है ना, वो सारी आपने उसके अंदर पढ़ लेनी है। यू असेंबली के अंदर एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, वो हार्ट से पूछ लें, वो लंग से पूछ लें, वो स्किन से पूछ लें, वो जेआईटी से पूछ लें, वो कहीं से भी पूछ लें, लेकिन एज रिलेटेड एक चीज जरूर पूछा जाता है। इसलिए आपकी फर्स्ट डेट के अंदर अगर मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा, हर सिस्टम के अंदर एज रिलेटेड चेंजेस लिखी होती हैं। और ऐसे नोट के अंदर या जो, क्योंकि हम एसोरेबी नोट को ही पढ़ रहे थे, तो ऐसे नोट का क्या होता है सर, इस पेशेंट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डी जनरेशन होना शुरू हो जाती है। और अगर इसकी डी जनरेशन शुरू हो जाएगी तो ये अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा, मतलब ये इंपल्सिस को जनरेट नहीं करेगा प्रॉपरली। और अगर ये पल्सिस को प्रॉपरली जनरेट नहीं करेगा तो पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो हमें डिक्रीज नजर आ सकती है, क्योंकि हार्ट रेट को तो ऐसे नोट नहीं इंक्रीज करना है ना। तो ऐसे नोट की डिजनरेशन हो रही है एज के साथ साथ, तो उस डिजनरेशन की वजह से पेशेंट के अंदर प्रॉपरली इंपल्सिस जनरेट नहीं हो रही। और जब इंपल्सिस जनरेट नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर आपको क्या नजर आएगी ईसीजी के ऊपर सर, पहली बात है ब्रेडिकार्डिया। तो इसलिए अगर बंदा 75 80 साल का आपके पास आ रहा है, ईसीजी के ऊपर आपने देखा कि भाई इसकी हार्ट रेट 100, मतलब 100 तो नॉर्मल होती है, इस पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो 60 या 65 है या 55 है, इस रेंज के अंदर आ रही है, तो उसमें ये नहीं करना शुरू कर देना, उसको इनोट्रॉप देना शुरू कर देना, नहीं भाई, नॉर्मल चेंज है, एल्डर्स के अंदर ये नॉर्मल चेंज होती है। ठीक है, तो ईसीजी के ऊपर आपको बच्चे ब्रेडिकार्डिया नजर आएगा, और वो ब्रेडिकार्डिया क्यों, कि भाई जान ऐसे नोड को कंट्रोल कर रहा होता है, ऐसे नोड की डिजनरेशन है, इसलिए हार्ट रेट कम है। साइनस पॉजिस नजर आ सकते हैं। साइनस पास क्या है कि ये देखो, ये पी क्यू आर एस है ना, और आगे वाला जो यहाँ पर क्यू आर एस है ना वो मिस है, वो यहाँ पर जो क्यू आर एस है वो मिस है, क्यों, क्योंकि पीछे से ऐसे नोड ने इंपल्सिस नहीं जनरेट की होंगी, और जब इंपल्सिस जनरेट नहीं होगी तो हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट नहीं होंगे एक एक टाइम के लिए, तो उस पेशेंट के अंदर जो क्यू आर एस है ना वो मिस हो जाता है, जैसे हम कहते हैं साइनस पास। डिलेड पी वेव, नहीं नहीं, डिले पे भी इसमें नहीं है। साइनस पास का मतलब ये हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए पॉज आ गए, जैसे हम अक्सर वीडियो को पॉज में लगा लेते हैं ना कि वीडियो रुक जाती है, इसलिए क्योंकि आपकी ऐसे नोड ने हार्ट को कंट्रैक्शन करवा रहा होता है ना, तो जब ऐसे नोड की ही डीजनरेशन हो रही है तो वो क्या करता है, वो थोड़ी देर के लिए थक जाता है, वो सांस ले लेता है ऐसे समझ लो, तो वो इम्पल्सिव जनरेट नहीं कर रहा होता। तो जब हम उसकी ईसीजी करवाते हैं तो वो हमें एक जो इम्पल्स होती है या जो एक क्यूआरएस होता है ना वो हमें मिस मिलता है पूरा, पी क्यूआरएस जो है ना वो सारा कुछ मिस होता है पूरा आपके पास, इसलिए हम इसको साइनस पास कह रहे हैं। साइनस अरेस्ट हो सकता है भाई, बिल्कुल आपका जैसे हम कहते हैं ना कार्डिक अरेस्ट में चला गया, कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रुक गई है, तो यहाँ पर साइनस अरेस्ट भी हो सकते हैं। और इसे साइनस अरेस्ट की वजह से अक्सर जो एल्डर लोग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, आपने सुना भी होगा, यार 80 साल का बाबा था वो रात को सोया है, दिन टाइम उसकी डेथ होगी, उसके अंदर ये रीजन हो सकता है कि उसके अंदर साइनस अरेस्ट हुआ होगा। कार्डिक साइनस अरेस्ट की वजह से क्या है, पेशेंट में कार्डिक अरेस्ट है, और कार्डिक अरेस्ट की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है। जंक्शनल स्केप बीट्स, तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पर जो बीट्स हैं वो आपको स्केप नजर आ सकती है, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, टी क्यू आर एस टी, उसके बाद ये आपके पास साइनस पास आ गया, मतलब पूरी पी क्यू आर एस मिस होगी, फिर आगे जाके पी, दोबारा ऐसे नोड कोई होश ही, कोई बंदा तो मरने की तरफ जा रहा है, तो वो जल्दी जल्दी क्या करता है, कुछ इंपल्सिस को जनरेट करवा के आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल चेंज है, जिन लोगों के अंदर जितनी जल्दी आएगी उन लोगों की डेथ उतनी जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। कुछ लोगों के अंदर ये लेट चेंजेस आती हैं, कुछ लोगों के अंदर ये जल्दी चेंजेस आ जाती हैं, एज रिलेटेड चेंजेस जिनको हम कह रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए तो आजकल जो सबसे बड़ा, आपको पता है रिसर्च किस चीज के ऊपर चल रही है, कि हम एंटी एजेंट्स को बना रहे हैं, एंटी एजिंग एजेंट्स को बना रहे हैं, कि जो हमारे सेल्स हैं
वो एज के साथ साथ उन सेल्स के अंदर चेंजेस आती है ना, आपके सेल्स की कैल्सिफिकेशन होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की डीजनरेशन होती है। तो आज का रिसर्च यही चल रही है कि हम उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो लाइफ स्पैन है उसको हम इंक्रीज कैसे करवा सकते हैं, और सेल की जो डेथ है उसको होने से हम कैसे बचा सकते हैं। आज तक आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है रिसर्च का ना, वो ये वाला है, एंटी एजिंग एक एजेंट्स। सर एक सर वीडियो देखी थी मैंने, उसमें वो एंटी एजिंग पिल्स खाता था पेशेंट, तो वो कह रहा था कि मैं एज को रिवर्स करूंगा। भाईजान आपने सिर्फ वीडियो देखी है, ये आजकल मैं आपको कह रहा हूँ, अभी चूंकि हमने भी आगे रिसर्च वगैरह करनी है, तो ये जो एंटी एजिंग है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च है, क्योंकि हर बंदा तो चाहता है वो बूढ़ा ना हो, हर बंदा तो ये चाहता है ना। तो जो मेडिकल है वो इंसानों के जो प्रेजेंट जो करंट प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करती है। तो करंट प्रॉब्लम उनके मुताबिक तो यही है कि भाई ये बंदों की एजिंग जरा जल्दी हो रही है, तो हम लोगों के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन दरियाफ्त करते हैं, कोई ऐसी टेक्निक्स लेके आते हैं, कोई ऐसी जीन्स लेके आते हैं, जेनेटिक चेंजेस करवाते हैं पेशेंट्स के अंदर, ताकि जो इनकी एज है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है जी। तो वैसे जो सबसे बेहतर तरीका है ना एंटी एजिंग का, जो हम सबको एक चीज देखनी चाहिए, वो है आप ना एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया करें। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे पास सबसे बेहतरीन है वो सिट्रिस फ्रूट्स हैं। सिट्रिस फ्रूट जो मतलब कि आपका माल्टा ऑरेंज हो गया, आपका लेमन हो गया, इनका अपना ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका रमजान है तो अफ्तारी के अंदर जरूर लेमन वाला वाटर का यूज किया करें, ये एंटी एजिंग है। और आप इंशाल्लाह अगर 30 दिन भी आप यूज करते हो ना लेमन, तो आपको उसका मतलब इफेक्ट नजर आएगा, आपको आपकी स्किन वगैरह जो फ्रेश है ये चीजें आपको फील होंगी, क्योंकि ये मेडिकल भी चीज प्रूव है, ये एंटी एजेंट होता है। मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ाऊंगा कि विटामिन सी कैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये मैं सिर्फ आपको वैसे जनरली बात नहीं बता रहा कि वो जैसे कहते हैं कि जी फकी बेच रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, ये चीज मेडिकली प्रूव है। ओके जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह वी डन विद द टेकिकार्डिया। टुमारो वी विल स्टार्ट द ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट जो कार्डिक ब्लॉक्स वाला टॉपिक है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और उसको हम कल ही वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन